नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कृषि जगत की हलचलों को, यानी देखेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और खबरें खेती की। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। पशुपालकों को घर पर ही मिलेगी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा। तालाब में मछली के साथ साथ बत्तख पालन दोहरी आय का बेहतर जरिया। औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के उन्नत प्रभेद से करे खेती। पशुओं के नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस योजना के तहत पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 11,274 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर इस कार्यक्रम में लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। समेकित खेती की परंपरा में पारंपरिक फसलों के अलावा आजकल कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मछली पालन एक ऐसा ही कृषि आधारित व्यवसाय है। प्राय जून के महीने में नई मछलियों का जीरा तालाब में डाला जाता है, लेकिन उसके पहले तालाब का प्रबंधन सही तरीके से बेहद ही जरूरी कार्य है। बढ़ती आबादी और कम होती जमीन हमारे अन्नदाताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसलिए जरूरी है कि उपलब्ध भूमि में ही अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने समेकित कृषि प्रणाली का एक ऐसा ही मॉडल तैयार किया है। किसान भाई तालाब में मछली पालन, बतख पालन एवं इसके किनारे नींबू, अमरूद एवं सब्जियों की खेती, ये समेकित कृषि का एक ऐसा मॉडल है जिससे किसान भाई दोहरी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तालाब के किनारे पौधा लगाने से इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। तालाब की गाद को अगर पौधों में डाला जाए तो वह लाभकारी साबित होगा। लाभकारी इसलिए कि इसकी मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है और साथ मिट्टी में पानी शोषण की क्षमता भी होती है। जल संकट से जूझ रहे आज के समय में तालाब के किनारे खेती करना समय की मांग बन गई है, क्योंकि एक तरफ जहां अधिक उत्पादन होने से किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वर्षा के पानी को संग्रह कर फसलों की पैदावार बढ़ाने के काम आएगी। उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे तुलसी की। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसे हमारी परंपरा यानी भारतीय परंपरा में हर घर में पूजा जाता है। इसके अलावा इस पौधे में अनेकों बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। हर घर में पूजा जाने वाला तुलसी अब सिर्फ हमारे आंगन तक ही सीमित नहीं है। तुलसी की जड़, तना, बीज, पत्तियां सभी बेहद उपयोगी होती हैं। इसलिए बाजार में तुलसी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू नुस्खों से लेकर दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन उपयोग में भी तुलसी की काफ़ी उपयोगिता हो गई है। तुलसी की खेती वैज्ञानिक तकनीक और उत्तम प्रभेद से की जाए तो ये मुनाफे की खेती बन सकती है। तुलसी एक देसी प्रजाति होती है जिसे ओशिमम सेंटम कहते हैं। इसकी एक बेसिलिकम किस्म भी होती है जिसकी कमर्शियल मांग ज़्यादा है। इसलिए व्यावसायिक खेती के लिए आप तुलसी की इसी किस्म का चयन करें। कर्पूर तुलसी, काली तुलसी, राम तुलसी, श्री तुलसी, श्यामा तुलसी भी तुलसी की अन्य उन्नत किस्में हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, उजला आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि प्याज 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, धूप भी निकलेगी लेकिन आसमान में छिटपुट बादल भी नज़र आ सकते हैं। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में खड़ी फसल में से रोग के लक्षणों वाले पौधों को हटा दें ताकि शेष फसल सुरक्षित रह जाए। इस मौसम में मूंग की फलियों में कीड़ों के संक्रमण की संभावना बनती है, इसलिए किसान भाई फसल की निगरानी करें। अगर मूंग की फसल पत्ती बोरर से संक्रमित है तो प्रोफेनोफोस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना मंडी भाव, मौसम संबंधी समाचार यानी कृषि जगत की हलचलों के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों, चूँकि आज मंगलवार है, फ़ोन इन लाइव का दिन, यह दिन आपके लिए बेहद खास होता है क्योंकि न सिर्फ इससे आप अपने पशुपालन हो या फसलों या सरकार की नई योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो इंतज़ार कैसा, फ़ोन उठाइए और सीधे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञ से। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, विगत कुछ दशकों में हम लोग कृषि में उत्पादन और उत्पादकता के दौर में कई सारी नई चुनौतियों को पैदा कर लिए हैं। अब उसमें बहुत सारी स्वास्थ्य से भी जुड़ी है, पर्यावरण को भी हमारे कृषि प्रणाली से प्रभावित किया हो रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि परंपरागत कृषि से पुनः आपको जोड़ा जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि हम अपने पुराने कृषि के प्रणालियों से अपने खेती को कैसे पुनः स्थापित करें। तो और इस विषय में हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे भाग लेंगे श्री कृष्ण बिहारी, जो उप निदेशक सस्य हैं बिहार सरकार कृषि विभाग में। आप इनसे जुड़कर प्रश्न कर सकते हैं परंपरागत कृषि योजना से जुड़ी हुई या किस कृषि की अन्य योजनाओं की भी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो इस नंबर का उपयोग करके आप अपना प्रश्न तैयार रखें। तब तक आपके तरफ से मैं ही प्रश्न करता हूं कि सर, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना की जब बात करते हैं, ऐसी इसकी ज़रूरत कैसे क्यों महसूस हुई कि हम लोग परंपरागत, मतलब इसमें क्या है, इसका मूल अवधारणा क्या है? देखिए, विकास के दौर में हम लोग काफ़ी बदलाव ले आए हैं और उसका खामियाजा हमें स्वास्थ्य को खतरे में डाल करके ये महसूस कर रहे हैं कि पहले की जो खेती बाड़ी की स्थिति थी, कम उर्वरक पड़ता था, कम कीटनाशी का व्यवहार होता था और जो अच्छे प्रभेद थे हमारे पास, वो उन्नत प्रभेद के नाम पे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि पहले जो खेती होती थी उसको भी कुछ हम लोग कंटिन्यू रखें, उसको रखें। उससे कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसे बीज के रूप में अगर हम देखें तो पहले के जो बीज थे, ठीक है उत्पादन कम होता था, लेकिन उसमें जो पोषण के जो गुण थे वो काफ़ी अच्छे थे, लोग स्वस्थ रहते थे। इसी तरह से आपके जो गाँव में जो जो भी पौधे होते थे उनका व्यवहार करके कीट व्याधि को रोकते थे। मवेशी ज़्यादा थे तो मवेशी खाद खेतों में जाता था, जिसके कारण से जो मृदा का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता था। इस जो आधुनिक दौर में हमारे पास में मवेशी की संख्या जो है लगातार घटती चली गई
और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके जगह पे हम लोगों ने उर्वरक का व्यवहार और कीटनाशी का व्यवहार करना शुरू किया। और फल ये है कि हमारे खेतों में अभी उसके दुष्प्रभाव से जो जीवांश हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनती है, जैसे केचुआ की बात ले लें, केकड़े की बात ले लें, चाहे जो मोलस्क हैं जिनको हम घोंघा बोलते हैं, उनकी बात ले लें, तो ये उसमें मिट्टी में अपना जीवन यापन करते थे और उनके जो प्रोटीन हैं, उनके जो मरने के बाद में जो कैल्शियम है, वो सभी मिट्टी में ही मिल जाता था। अब है क्या कि वो रासायनिक खाद या कीटनाशी के व्यवहार से उनकी संख्या मिट्टी में लगातार कम होती चली गई और लगातार कम होने के कारण से जो रासायनिक उर्वरक हैं वो उनके अंश जो है मिट्टी में पड़ा रहा। तो जो जीवन प्रक्रिया है, जो मिट्टी भी सतत लगातार अपना परिवर्तन होते रहती है, बनते रहती है। मिट्टी ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया हजारों लाखों साल से ये चली आ रही है और उस बनने की प्रक्रिया को हम लोगों ने रोक दिया है। जो जीवांश हैं वो मिट्टी को बनाने में सहायक थे, आज हम मिट्टी के बनने ही नहीं देना चाहते हैं, तो हम उत्पादन क्या करेंगे। तो ये तो सत्य है कि सर घोंघा या जो भी आपने नाम लिया केचुआ, ये सब तो सामान्य तौर पे तो अब नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जितना रासायनिक खादों का उपयोग कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेकिन सर अगर जैसे परंपरागत कृषि के साथ अगर जुड़ने की बात करें तो किसान भाई कैसे इसमें तो दो तरह की चुनौती होगी। एक तो उनके उत्पादन में भी शायद कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार के द्वारा उनको क्या सुविधा इसमें दी जा रही है? देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना में सबसे पहले तो जो मिट्टी के उपजाऊपन है उसको बरकरार रखने के लिए जो उपाय हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या जैविक उर्वरक हैं या जो जीवाश्म वाले और भी जो खाद हैं उनका व्यवहार मिट्टी में करें, ताकि जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जो दुष्प्रभाव हुए हैं उनको, उसकी जो तत्व हैं वो उपलब्धता उनको मिट्टी में बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको बाज़ार से जोड़ दिया जाए। चूँकि ये उत्पादन कम होगा, इसको जब जैविक उत्पाद होगा जिसमें रसायन और रसायनों का, चाहे वो उर्वरक हों चाहे कीटनाशी हों, उनके अगर अंश नहीं रहेंगे तब उनका जो है मार्केट वैल्यू, जो उनका बाज़ार मूल्य है आपके उत्पाद का, वो बड़ा मिलेगा। और ख़ास तौर से गांव में तो नहीं मिलेगा, लेकिन शहरों में जहां की जिनकी आमदनी अधिक है वो उनकी ये इच्छा है, तमन्ना है और ये बाज़ार बढ़ रहा है इसका। तो आप एफपीओ के माध्यम से अपना जो क्लस्टर में जो किसान जुड़ करके छोटे छोटे एरिया में ही शुरू करें, लेकिन वो जुड़ करके करें ताकि एक बाज़ार के लायक एक उत्पाद हो सके और उसको आप अच्छे मूल्य आपको मिल सकें। तो सरकार का ये प्रयास है कि इस योजना के अंतर्गत जैविक विधियों को अपनाने के लिए आप उत्पादन करें, उस तरह के उर्वरकों का, खाद का निर्माण करें। दूसरा, उसका उपयोग करें, अपने घर के जो बीजों का उपयोग करें ताकि महंगे हाइब्रिड बीजों पे जो निर्भरता है उसकी कम हो सके। और रोगरोधी जो पुराने बीज होते थे उसमें रोगरोधी क्षमता होती थी, उनको हम लोग पुनः स्थापित करें। और जो उत्पाद हैं उसकी चूँकि गुणवत्ता अच्छी होती है, उनका स्वाद अच्छा होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो बहुत ही अच्छे उत्पाद होते हैं, तो उनको बाजार व्यवस्था से जोड़ करके उत्पाद जैसे जो लेंगे इसमें, मान लीजिए इसमें दो प्रश्न आपने जो बताया कि एक तो सामान्य तौर पे अकेले किसान इसको करने नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बेहतर सुझाव होगा कि एफपीओ के माध्यम से एक समूह बना लें, तो उससे ज़्यादा उत्पादन होगा और उससे एक बाज़ार के लिए एक एश्योर्ड
प्रोडक्ट तैयार होगा। लेकिन इसके मूल्य बाज़ार में अगर ये उत्पादन जाता है तो कैसे ग्राहक को ये पता चलेगा कि ये परंपरागत कृषि के द्वारा तैयार की गई उत्पाद है या जो सामान्य उत्पाद है वो है? कैसे मूल्यों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा कि ये भारत सरकार के द्वारा ये योजना जो चलाई जा रही है वो इसका प्रमाणीकरण आपके जिस क्षेत्र में आप ये कृषि के जो उत्पाद आप कृषि माने खेती करने जा रहे हैं तो वो उस ज़मीन का सर्टिफिकेशन होता है, निबंधन होता है और वो 3 साल में आपका पूर्ण होता है। पहले साल C1 सर्टिफिकेट, C2 और C3। जब आपको ये प्रमाणीकरण हो जाएगा और इसी में सरकार जो है सपोर्ट आपको दे रही है, आपको जो निबंधन में जो शुल्क लगता है वो उसके लिए सपोर्ट दे रही है। आपको अगर दूसरे राज्यों में इस तरह की खेती जहां बहुतायत हो रही है वहां आपको देखना अगर चाहते हैं, अगर इच्छुक किसान हैं तो अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें और उसके लिए आप बाहर जा कर के सीख सकते हैं और आकर के इसको अपना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आप एक ग्रुप बनाएं अपने गांव पंचायत में कि एक 40-50 किसानों का और उसका निबंधन करा लें और समूह बना करके उसके बाद आप इस तरफ आप उन्मुख हों कि आप दूसरे जगहों पे सीख सकें और इसके जो महीन छोटे छोटे जो गुण धर्म हैं इस जैविक उत्पादन करने की उसको आप जान सकें और ये जो उत्पाद होगा वो उसको चूँकि आपको सर्टिफिकेट जैसे ही मिलेगा तो बहुत सारी अभी और प्रक्रियाएं हैं जिसको ऑनलाइन से जुड़ना है। किसान भाई जब तक जुड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की और बहुत सारी पहलुओं के विषय में आपको बताया भी है। किसान भाई फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो जी, आप अनुज बोल रहे हैं। प्रश्न था औषधीय एवं सुगंधित पौधा की खेती के लिए जी परंपरागत कृषि विकास योजना में भी सब्सिडी मिलता है कि उसको बढ़ावा देने के लिए क्या? बढ़िया प्रश्न है सर। इसमें क्या समान फसलों के अलावा भी अन्य फसलों को लिया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए आपके ज़मीन का निबंधन होता है। आप चाहे वो वार्षिक फसल लेना चाहते हैं या बहुवर्षीय फसल लेना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है कि आपका औषधीय पौधे जो हैं वो तो वैसे ही जैविक होते हैं और बिना जैविक उपाय के बहुत अच्छा उत्पादन भी नहीं मिलता है। और अगर आप उन्मुख होते हैं कि आप औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती जैविक विधि से करना चाहते हैं, परंपरागत विधि से करना चाहते हैं, तो केवल निबंधन आपको ज़मीन का कराना होगा और उसके जो उत्पाद होंगे उसकी ब्रांडिंग होगी। आपका C1 C2 सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो आपकी ब्रांडिंग होगी, वो ऑर्गेनिक के नाम पे जाएगा।
तो उसके क्वालिटी भी अच्छा होगा और उसके प्राइस भी, उसके मूल्य भी आपको अधिक मिलेंगे। परंपरागत कृषि की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो एक व्यवहारिक पक्ष अगर देखें तो विगत 2 दशकों में या 2.5-3 दशकों की बात करें जहां से हम लोगों ने कृषि में क्रांति की बात जोड़नी शुरू कर दी, हरित क्रांति और अलग अलग उत्पादनों की क्रांति के सिलसिले में आए, तो हम लोगों ने शुरू में रासायनिकों के प्रयोग के ऊपर बहुत जोर दिया। तो मतलब मेरा जो प्रश्न है कि इस दौर में वो किसान शायद अब नहीं रहे जो परंपरागत कृषि को सही में जान रहे हो। बिल्कुल। तो ये जो नए नस्ल हैं जो अभी हैं उनको इसकी अगर जानकारी चाहिए कि कैसे, और इसका व्यवहारिक पक्ष अगर जानना चाहें तो इसके प्रशिक्षण के लिए या इसको व्यवहारिक रूप से देखने के लिए कैसे वो समझ पाएंगे और कहाँ जाना होगा? नहीं, बिल्कुल, जो अपने राज्य में भी जो है जैविक का परंपरागत तो थोड़ा सा शब्द के हिसाब से बहुत पीछे चले जाते हैं। जैविक विधि जो है वो थोड़ा उन्नत तकनीक है। तो अपने यहाँ जिलों में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे कि जैविक खेती हो रही है, जैसे जमुई में हो रही है या नालंदा में हो रही है। तो इस तरह के जगहों पे अपने राज्य में भी जा सकते हैं और हमारा कृषि विभाग उसके लिए, आपके प्रशिक्षण के लिए, एक्सपोजर के लिए वो सहायता कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत भी पैसे हैं जिसके माध्यम से वो खर्च वहन करेगी सरकार। इसके अलावा दूसरे राज्यों में अगर बात करें सिक्किम का, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ कि रासायनिक उर्वरकों के और कीटनाशी के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध है। वहाँ पे कोई भी राज्य में वहाँ प्रविष्टि ही नहीं है। तो वहाँ के जो भी कृषि के उत्पाद हैं या खेती की तकनीक हैं, चूँकि है बहुत छोटा, सही बात है, लेकिन उनके जो उत्पाद हैं वो बिल्कुल जैविक हैं और परंपरागत हैं। वो उनके अपने बीज हैं, बाहर से कोई बीज नहीं जा रहा है, कोई रसायन नहीं जा रहा है, आपके अपने संसाधनों से बहुत ज़्यादा जुताई नहीं हो रहा है, बहुत बड़े बड़े यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे परंपरागत ढंग को बढ़ावा दिया गया है और इन काफ़ी सालों में वहाँ पे बदलाव हुआ है। तो वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं, वहाँ भी एक्सपोजर विजिट कराया जा सकता है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी छोटे, जैसे उत्तराखंड हो गया, बेंगलोर आपके कर्नाटक है, तो वो किसी किसी पॉकेट्स में जो हैं वो खेती कर रहे हैं। और जैविक में ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि औषधि और सुगंधित पौधों की जैविक विधि से खेती की जाए। इसी प्रकार से हम मिलेट्स की खेती कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ज़मीन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन और आपका पैरेलल बहुत पैसा लगाया है। कुछ ऐसे भी ज़मीन है जहाँ की आपका धान गेहूं का उत्पादन क्षमता कम है। तो हमारे पास में बहुत ऐसे फसल हैं जहाँ की रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशी का आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे पहले खेती होती थी, कोदो है, जितने भी हमारे जो मोटे अनाज या मिलेट्स की बात अगर करें, जिसमें सांवा, चीना, कोदो, कुटकी, ये सभी जितने भी फसल हैं, इसमें उर्वरक का कोई मतलब ही नहीं होता था। केवल अगर जैविक विधि से उसमें अगर खाद डाल दिया गया, गोबर का खाद डाल दिया गया, तो उत्पादन हो जाता था। तो वैसे ज़मीन अगर किसान के पास हैं और उस गांव में जहाँ की किसान समूह बना सकते हैं, जैसे औषधीय खेती की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से इन फसलों को भी आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ज़मीन का करा सकते हैं। और जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो उत्पाद हैं, औद्योगिक उत्पादों में ज़्यादा जा रहा है। उनके पैसे जो हैं, आपको ऐसा नहीं है कि मड़ुआ अगर हो रहा है तो मड़ुआ आपको बहुत कम रेट में यहाँ पे मिलेगा। आप मड़ुआ को के बारे में हम लोग जानते हैं केवल रोटी ही खा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा नहीं मुंह को लगता है। लेकिन अभी मड़ुआ बिस्किट इंडस्ट्रीज़ में या दूसरे उद्योगों में जो है जा रहे हैं, वैल्यू एडिशन में जा रहा है। आपके खाद्यान्न के जितने भी अच्छे अच्छे उत्पाद हैं, उसमें आप देखेंगे कि मड़ुआ का प्रयोग हो रहा है, तीसी का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से जो खाद्यान्न हैं, उनको आप परंपरागत कृषि के जो ज़मीन आप सर्टिफाई किए हैं उसमें जाएं, जिसकी उर्वरता कम है उस ज़मीन की, लेकिन उसके वैल्यू एडिशन में जा सकता है। आपको किसान भाई जुड़ गए हैं, फोन पे उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी, हेलो जी, प्रणाम सर। नाम?
कहाँ से बोल रहे हैं? सर करमैनी कला जिला रोहतास से राजेश कुमार बोल रहे हैं सर। जी, प्रश्न बताइए राजेश जी। प्रश्न सर यही है कि जो परंपरागत कृषि प्रणाली में जो कृषि कार्य जो करते आ रहे हैं उसके अनुरूप सर ये पैदावार तो बहुत कम उसमें हो रहा है परंपरागत जो कृषि प्रणाली है। तो सर ऐसी कौन कौन सी खेती है जिसको हम कर सकते हैं? मैंने अभी बताया कि जैसे मोटे अनाज में मिलेट्स की खेती जो मड़ुआ है या फिर ज्वार बाजरा है, जिसमें आपको कम लागत लगता है, बहुत उर्वरकों और कीटनाशी का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य रूप से भी सामान्य रूप से। आप तुलना कर रहे हैं चावल और गेहूं से, तो वहाँ पर चावल और गेहूं का उत्पादन पीछे के सालों में बहुत कम होता था। अभी जो वैरायटी आई हैं या हाइब्रिड आप जो यूज़ कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, उसकी उत्पादकता ज़्यादा है। उससे आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फसल हैं जिनकी कि वैसे कंडीशन में आप कितना ही उर्वरक और कीटनाशी रसायन डालेंगे, उत्पादन उतना ही होता है। तो वैसे फसलों को लेना चाहिए। चलिए, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे किसान भाई जानना भी चाह रहे हैं कि एक तो जिस तरीके से उत्पादन कम हो जाता है, वैसे में वैकल्पिक फसल अगर मान लीजिए कि धान और गेहूं से तुलना करें तो उनको लगेगा कि बहुत कम हो गया। बिल्कुल। तो प्रमुख कौन कौन सी फसल के ऊपर बिहार के किसान फोकस करें, संक्षिप्त में सर बताएंगे? जैसा कि एक किसान भाई ने कहा कि औषधीय पौधे हैं उनको लें। बहुत से जो जहाँ की पानी की कम मात्रा है तो औद्योगिक फसलों में आप जा सकते हैं, जिसमें कि जिसको हम लोग बोलते हैं शुष्क उद्यानिक फसलें, जिसमें इमली लगाना या फिर बेल लगाना, ये इस तरह के आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। खाद्यान्न वाले में जो है जैसे तिल है, तीसी है, मिलेट्स में जितने भी मिलेट्स हैं उनको, ज्वार बाजरा है, मतलब विकल्प कई सारे हैं। तो किसान भाइयों, आपको विकल्प की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप पहल करें, और नज़दीक के आप कृषि विज्ञान केंद्र हो या जिला कृषि पदाधिकारी हो या आपके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं और आप इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इस विषय पे और अधिक जानकारी चाहते हो या इसके अलावा किसी विषय पे अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आपके पत्र का हमें इंतजार रहेगा, जिससे कि हम एक बेहतर वार्ता आपके लिए ला सकें। सर, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।